हाँ जी स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी क्लास की टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दी गई है, जो कि 8 बजे एमडब्ल्यूएफ में कर दिया गया है। दिन में काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट का आपका जो चैप्टर था फाइनल अकाउंट, उसका सारा रिकॉर्डेड आपको दे दिया गया है। एक दो पार्ट और जो पेंडिंग है वो भी अपलोड हो जाएंगे। ये अब जितने भी चैप्टर होंगे लाइव भी रहेंगे और आपको रिकॉर्डेड भी मिलता रहेगा। जितने भी बच्चे हैं उनको लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पेपर में, हमारे क्वेश्चन में, ये AS2 है और क्वेश्चन में भी हमारा दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन ही मिलेगा आपको AS2 का। हालांकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो बात करता है किसको लेके, इन्वेंट्री को मैनेज करने को लेके, कि हाउ टू आप इन्वेंट्री को मैनेज करोगे। ठीक है। मैनेज करने का मतलब क्या है, वो सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और इन्वेंट्री को हम बोल सकते हैं स्टॉक। ठीक है ना, इसी का नाम है। और इसको हम नॉर्मली मटेरियल भी बोल देते हैं। इसको हम और क्या बोल देते हैं, मटेरियल। इसके तीन नाम हैं। अब जैसे जैसे आगे आगे जाओगे आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा अलग अलग सेमेस्टर में। ये चैप्टर सिर्फ यहां नहीं है, ये सेम चैप्टर जो है एक बार और आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चल के एडवांस, इसका सेमेस्टर 4 के अंदर। इसका तो अभी आधा पार्ट पढ़ोगे, वहां पे आप एडवांस पढ़ोगे। तो इसके लिए इसके ऊपर रूल रेगुलेशन सब जो बनाया गया वो बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, तो जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर जो कौन सी चीजें कैसे मैनेज होगा, बैलेंस शीट में कहाँ एसेट्स कहाँ लाइबिलिटी, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, हर चीज के लिए एक कानून और एक रूल बनाया गया है। और अकाउंट्स के जितने भी रूल हैं वो बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहले के टाइम पे बना करते थे, अब इसको एडवांस करके इंड एएस, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिया गया है, जिसमें बनते हैं। लेकिन उसमें आपके सिलेबस में वो अभी नहीं इनकॉर्पोरेट हो रहा है। सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो वहां आ जाएगा आपके कुछ। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या सिखाया गया है, इसके अंदर आपको सिखाया गया कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें, इन्वेंट्री मैनेज करने को सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है, इस इन्वेंट्री का आपको मैनेजमेंट करना है। अब भाई मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, दो तरीके हैं आपके पास मैनेज करने के लिए। या तो आप जैसे आपके पास सामान आए वैसे मैनेज कर लो तुरंत, जैसे सामान आया उसको तुरंत मैनेज कर लो। और या हो सकता है कि यार एक बार सामान आएगा हफ्ते में एक दिन मैनेज कर लेंगे। तो जब तुरंत मैनेज करोगे जैसे कि क्विक, फटाफट से, तो उसको बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल तरीके से समझना। इस चैप्टर से आसान ना तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, मेरा मानना है। इसका मतलब है कि हम तुरंत करेंगे, तुरंत। दूसरा हो सकता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब देखो होता क्या है, जनरली हम क्या सीखने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा आप चीजों को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपका एक प्लेस है जहां पे है गोडाउन। ये गोडाउन है आपका, ठीक है ना, गोडाउन। आप गोडाउन समझते हैं क्या होता है, जहां पे सारा माल को स्टोर किया जाता है, स्टॉक रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गोडाउन बोल लो, गोदाम बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है। ये है हमारा। अब यहां से माल बिकता नहीं है, कभी भी देखना गोडाउन से माल नहीं बिकता कभी भी। यहां से माल जो आपका मटेरियल है वो यहां से जाएगा कहाँ,
ये जाएगा आपके दुकान में, यहां से आपके जाएगा दुकान में, आपके दुकान में, यानी यहां से माल यहां आएगा और यहां से क्या होगा, कस्टमर को सोल्ड होने वाला है। लेकिन गोडाउन में भी जो माल आएगा ना कहीं से तो आएगा। तो जो गोडाउन में माल आएगा वो जिस डीलर से आप खरीदोगे वहां से आएगा। मैं सिंपल सा मान लेता हूं, फैक्ट्री। आप गोडाउन में फैक्ट्री से माल खरीद सकते हो, अपने सप्लायर से माल खरीद सकते हो वो। तो यहां पे ना हम एक ऐसे व्यक्ति को बिठाते हैं इस जगह पे, जो कि वो ये नजर रखे कि कितना सामान आया है और कितना सामान गया है। वो नजर रखेगा कि भाई कितना सामान, इसका काम सामान बेचना नहीं है, ये बस रखेगा कितना सामान आया और कितना सामान गया। लेट सपोज कि यहां से 100 यूनिट आए और इसने फिर आगे इसको जरूरत पड़ा तो इस दुकान पे इसने 25 यूनिट भेज दिए। तो मैं अगर इससे पूछूं भाई मुझे बता कितना सामान दुकान में पड़ा हुआ है, गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है सामान, तो ये क्या बोलेगा, सर 100 आए थे 25 चले गए, तो अभी भी गोदाम में कितना माल पड़ा हुआ है, 75 पड़ा हुआ है। इसका काम ये है और ये एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। अब रजिस्टर में अगर गोडाउन के अंदर आपको बहुत बड़ा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली सामान आ रहा है, तब तो आप फटाफट डेली डेली एंट्री करोगे। अब मान लो महीने में, हफ्ते में या दिन में एक आध आ रहा है, तो ये अकाउंटेंट क्या करता है, जो यहाँ पे अकाउंटेंट बैठता है, वो क्या करता है, यार 4-5 दिन का एक बार हो जाएगा, एक ही बार लिख लूंगा। जैसे मैं होमवर्क देता हूं, तो कुछ स्टूडेंट अगर मैं होमवर्क दे रहा हूं जिसको अच्छे नंबर लाने हैं वो तो रोज कर लेगा, और जिसको अच्छे नंबर नहीं लाने हैं वो सोचेगा एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तब हम होमवर्क कर लेंगे। यही होगा ना, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो कर लेंगे। तो जो बोलता है ना कि भैया एक बार कुछ सामान इकट्ठा हो जाए एक साथ एंट्री करूंगा, वो सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहा है, पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम। और जो कहता है कि भैया आया सामान हम तुरंत लिखेंगे, मिस्टेक नहीं करना हमें, वो कौन सा फॉलो कर रहा है, परपेचुअल। तो आपको स्टडी कैसे करनी है, परपेचुअल करनी है, पीरियोडिक बेसिस पे नहीं करनी है आपको। तो अब इसके अंदर देखा जाए तो जो ये अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट जो ये काम कर रहा है, ये एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा, रजिस्टर। और उस रजिस्टर को मेंटेन करने के कुछ तरीके हैं, और वो जो रजिस्टर मेंटेन होगा वो होगा स्टोर लेजर। उसको क्या बोलेंगे हम, स्टोर लेजर। लेजर का मतलब अकाउंट्स होता है, और स्टोर, ये गोडाउन को हम अकाउंटिंग भाषा में स्टोर बोल देते हैं कि स्टोर रूम में पड़ा हुआ है इस टाइप से, तो स्टोर है। तो ये क्या करेगा, यहां से जो सामान आया उसको बोलेगा भैया रिसीव या रिसिप्ट। यहां से जो सामान आया ये क्या बोलेगा, मैंने क्या कर लिया। और जो यहां से सामान बाहर जाएगा उसे क्या बोलेगा, इशू। क्या बोलेगा, इशू, क्योंकि ये सामान क्या कर रहा है, दुकान को। तो ये क्या करेगा, कितना रिसिप्ट हुआ और कितना इशू हुआ, इसी को रजिस्टर में मेंटेन करेगा। उस रजिस्टर का नाम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, स्टोर लेजर। पहले आपको बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये चैप्टर एकदम न्यू है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं क्या कर चल रहा है, इसके अंदर ये करा रहे हैं ये करा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। हम क्या सीखेंगे और क्या क्या कराया जा रहा है वो भी हम सीखेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो ये क्या सीखेंगे, हम स्टोर लेजर बनाना सीखेंगे। हालांकि AS2 में और भी काफी सारी बातें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ AS2 के ऊपर फोकस किया गया है और AS2 ही सिखाया जा रहा है। क्या आपको यहां तक समझ में आई बात, यहां तक जो मैंने समझाया कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या आपको पता चला ये क्या सीखने वाले हैं? क्या हम दुकान की अकाउंटिंग करेंगे, नहीं भाई। क्या फैक्ट्री की एंट्री करेंगे, नहीं भाई। गोडाउन के अंदर एंट्री करेंगे। कौन सी एंट्री करोगे, जिसके अंदर बस मेंटेन करेंगे। ये आप भी नॉर्मल काम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। अब सर स्टोर लेजर बनाने के लिए हमें कुछ समझना होगा। स्टोर लेजर, लेजर, स्टोर लेजर बेसिकली रजिस्टर है, ठीक है ना। एक रजिस्टर पूरा बन के आता है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी कैसा बन के आता है। जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा ना तो वो रजिस्टर भी दिखा दूंगा इंटरनेट पे कि किस तरीके से होता है, आप देख लोगे। ये कि दुकान पे मिल जाती है ये रजिस्टर। अब यहां पे 2-3 प्रॉब्लम है। एक, मान लो मेरा बिजनेस जो है, जो मेरा बिजनेस है मान लेते हैं मिल्क का है,
दूध बेचने का काम है, मदर डेयरी वगैरह का काम, दूध बेचने का काम है। तो यहां पे होता क्या है, दूध एक ऐसा आइटम है जो कि खराब हो जाता है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, 2 दिन। अब जैसे बहुत सारे इसके अंदर केमिकल वगैरह डाल दे रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कम से कम 1-2 दिन तो चल जाता है। पहले तो मुझे समझ में आता था सुबह लो तो शाम तक खराब हो जाता है, लेकिन अब फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो 2 दिन चल जाता है लाइफ। अब मान लो मेरे पास सामान आया 1 तारीख को, 1 जनवरी को आया, दूध का पैकेट आया 1 जनवरी 2025 को आया, सपोज बताना मुझे 2025 में आया, कितने पैकेट आए, मैं यूनिट लिख देता हूं। रुपीस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, रुपया का कोई काम ज्यादा नहीं है, मेन यूनिट का काम होता है यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे लेकिन मेन यूनिट है। मान लो 100 पैकेट आए, ठीक है, ये हमारे पास रिसीव हुआ। अब इसके बाद हमने क्या करा, इशू कर दिया। इशू का मतलब जितना भेज दिया, इसमें से 90 पैकेट चले गए, ठीक है, 90 पैकेट चले गए। 2 तारीख को फिर मैं दूध खरीद के लाया, कितने लेके आया, 50 पैकेट। अब मुझे जो भेजना है वो 40 पैकेट और भेजने हैं। तो अब मेरे सामने समस्या क्या आ गई यार, 40 पैकेट इसमें से सारा भेज दूं या 10 ये वाला भेजूं और 30 ये वाला भेजूं, आ गया ना समस्या। तो आप बताओ कैसे जाना चाहिए, क्या इसमें से 10 जाना चाहिए और इसमें से 30, या इसी में से भेज दें हम। आप ध्यान रखना, दूध है ये, मिल्क है ये। तो कमेंट में फटाफट बताइए, जितने बच्चे लाइव हैं वो बताएं फटाफट, होना क्या चाहिए कि हम 100 यूनिट में जो बचा हुआ है वो पहले आगे भेज दें कि भाई शोरूम में जा भाई पहले इसको बेच दियो, ये खराब हो जाएगा, यही करेंगे ना, या क्या करोगे, पड़ा रहने दे यार उसको, इसी में से भेज देते हैं। कौन सा भेजेंगे हम, 100 वाले में से 10 जाएगा और इसमें से क्या जाएगा हमारा, 30। अब 2 तारीख है, अगर मैं 3 तारीख से पूछूं तो सबसे लास्ट में, सबसे देखो ये वाला सबसे पहले आया, ये कौन सा है, पहले आया, और ये उसके बाद आया, इसके बाद आया, तो इसको लास्ट बोल देते हैं हम, ठीक है। तो आपने जब सामान बेचा तो आपने क्या ध्यान में रखा कि जो पहले है उसको बेचो, पहले वाले को आप पहले बेचो क्योंकि खराब हो सकता है, फिर लास्ट वाले को बेचो। तो ऐसे सेंसिटिव बिजनेस के लिए, इस टाइप के बिजनेस के लिए यही रूल फॉलो करेंगे कि जो पहले आया उसको बेच दो भाई। तो पहले आया उसको हम पता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट, और आया मतलब इन, और उसको पहले बेचो। मैंने क्या बोला, जो पहले आया उसको पहले बेचो, तो क्या होगा, फर्स्ट। और बाहर बेचना मतलब इन द सेंस भेजना, तो उसको क्या बोलेंगे, आउट। तो इस मेथड को बड़े प्यार से कॉलेज वगैरह में आप देखोगे तो बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में फीफो। इसको क्या बोल देते हैं, फीफो। तो हम बात क्या कर रहे थे, ये कौन सा मेथड नाम पड़ गया इसका, फीफो। तो बोला रजिस्टर ऐसे मेंटेन करना है आपको कि जो पहले माल आया उसको पहले बेच देना और जो बाद में आया उसको रख के रखना, इस तरीके से मेंटेन करना। तो हमें अकाउंटेंट को बोलना पड़ा कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से करना, ये अकाउंटिंग भाषा हो गई है। लेकिन आपको भी पता है अगर अकाउंटिंग भाषा को हटा दो तो करना यही था हमें नॉर्मली। दूसरा काम, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्या होता है कि जितना पुराना हो जाए वो महंगा हो जाता है, उस हिसाब से जितना पुराना हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो कॉस्ट बढ़ता जाता है। जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, तो प्रॉपर्टी जितना पुराना होगा वो महंगा होगा। इसी तरीके से मैं बात करूं, गोल्ड भी ओल्ड होने के बाद और महंगा हो जाता है। या कोई ऐसा विंटेज प्रोडक्ट है आपका, इस तरीके से जो पुराने कलेक्शन है वो जितना ज्यादा पुराना होगा उसे महंगा बेचा जाता है, इस टाइप से होता है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं, अब इस केस के अंदर ना ऐसा वाइन के साथ भी होता है। मैं मान लेता हूं एक वाइन बेचने वाली कंपनी है, वाइन के साथ क्या होता है, मैंने सुना है कि जितना ज्यादा पुराना वाइन होगा ना, दारू, वो उतना ज्यादा महंगा बिकता है, उतना महंगा माना जाता है। कोई बोलते हैं ये 50 साल पुरानी वाइन है, बोलते हैं उसके अंदर उतना ज्यादा नशा होता है, कुछ ऐसा कहना है उनका। तो मान लेते हैं कि मैंने 1 तारीख को, 1/1 को 2025 में मैंने क्या करा, यहाँ पे 100 यूनिट लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इशू कर दिया। इशू कितने कर दिया, मान लेते हैं 90 यूनिट। फिर से 2 तारीख को, 2/2/2025 को फिर से मैंने 50 बोतल लिए। अब मुझे 40 बेचने हैं।
तो क्योंकि यहां पुराने वाला बेहतर ज्यादा हो जाएगा, तो अब मैं इसमें से नहीं बेचूंगा, मैं इसमें से ही सीधा 40 यूनिट बेच दूंगा, मतलब भेज दूंगा आगे। तो अभी ये वाला कौन सा है, पहले, और ये वाला कौन सा है, लास्ट। तो अब ऐसे क्या करा आपने, लास्ट वाला पहले बेचा, पहले वाला नहीं, तो लास्ट में जो आया इन, उसको क्या कर दिया आपने, फर्स्ट सबसे पहले बेच दिया आउट। तो इसका नाम पड़ गया हमारा, दैट इज लीफो शॉर्ट फॉर्म में। समझे ये मेथड क्या है, ये मेथड ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल एक रजिस्टर मेंटेन करने का तरीका है। तो इसका क्या नाम पड़ गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरी दुकानदारी पता है कैसी होती है, जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, बहुत स्पीडली चेंज होता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप वेजिटेबल का ले लो, आप आज लेने गए टमाटर 20 रुपए किलो, कल मिलेगा आपको 25 रुपए किलो। पॉसिबल है ऐसा। आज आपने फ्रूट्स लिए भैया, आपने केले लिए, कैसे आपने लिए 60 रुपए दर्जन, कल जाओगे हो सकता है 40 मिल जाए और हो सकता है आपको 65 मिल जाए। चेंज होता है। तो एक ऐसा बिजनेस होता है जो फ्रिक्वेंटली क्या होता है, हमारा प्राइस चेंज। तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं होता कि हम पहले पहले वाला बेचेंगे बाद में बाद वाला। वो काम पता है कैसे चलता है, जो मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से चलता है। तो मान लेते हैं कि आपने क्या करा कि भैया एक एक 2025 को 100 यूनिट खरीदा, 100 दर्जन केले खरीदे और उसमें से आपने 90 बेच दिए। और ऐसे ही देखा जाए, आपने 2 तारीख को फिर से 25-50 खरीदे और उसमें से कितने बेच दिए, 40 बेच दिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि ये बेचेंगे या ये बेचेंगे, नहीं बेच सकते ऐसे। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ऐसे सिचुएशन में हमें वेटेड करना पड़ेगा। यानी ये वाला हमारा होगा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। जब करेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट, जब एग्जांपल लूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम जो अपने स्टोर लेजर मेंटेन करेंगे, वहां पे मेंटेन करने के 2 तरीके हैं, या तो परपेचुअल करूंगा या फिर मैं क्या करूंगा पे पीरियोडिक। और अगर मैं परपेचुअल करूं चाहे पीरियोडिक करूं, 3 तरीके से हमारे रजिस्टर मेंटेन हो सकते हैं जो मेनली हमारे हैं। वो कौन से हैं, या तो लीफो या फीफो या फिर वेटेड एवरेज, 3 तरीके से। तो अगर मैं रजिस्टर स्टोर लेजर की बात कर ही रहा हूं तो स्टोर लेजर पे आते हैं। स्टोर लेजर, तो अगर मेरे मन में स्टोर लेजर की बात चली रही है तो स्टोर लेजर जो है यहां पे 3 तरीके से बनाए जाएंगे। अब बताओ कौन कौन सा है, अभी बताया मैंने। 3 तरीके से कौन सा, एक बनेगा हमारा फीफो, पूरा नाम लिखूं या पता चल जाएगा, फर्स्ट इन और फर्स्ट क्या आउट। इसको प्यार से क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में फीफो। क्या एग्जाम में ऐसे शब्द लिख सकते हो, फीफो, बिल्कुल लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड वर्ड है, ये अलाउड है एग्जामिनर की तरफ से। दूसरा क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको प्यार से क्या बोलोगे, लीफो। इसको क्या बोलेंगे, लीफो। और अगला हमारा थर्ड होता है वेटेड एवरेज। इसमें भी प्राइस मेथड, एक दो मेथड आ जाता है, वो सेम ही होता है, वो करेंगे तो बता देंगे। तीसरा हमारा वेटेड एवरेज। तीनों में से मैं आसान बोलूं ना तो मुझे वेटेड एवरेज लगता है मुझे, बाकी पूरा चैप्टर ही आसान है, मैं क्या बोलूं कौन सा आसान कौन सा मुश्किल। आइए अब कैसे याद रखें कि कौन सा, देखो लीफो क्या है हमारा याद रखने का तरीका, एल है फॉर लेटेस्ट, न्यू वाला पहले बेचना है, मतलब जो सबसे लेटेस्ट होता है उसको पहले बेच देंगे, ऐसे याद रखना। एग्जाम में भूल जाते हैं
मुझे LIFO में पैसा वाला जो बेचना है, तो LIFO एल से लेटेस्ट नए वाले पहले बेचेंगे हम। अगर मैं आपको डेटा दूं 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, मैं 3 तारीख को मैं 100 यूनिट बेच रहा हूँ, कौन सा बेच रहा हूँ? जो 2 तारीख वाला पहले वो बेचूंगा मैं। आपके पास 2 तारीख का सामान, 1 तारीख और 2 तारीख, डेट सामान है, तो उसमें नया वाला कौन सा है? ठीक है, इनको नहीं खरीदना, 3 सिर्फ इनको कर रहा हूं मैं। नए वाला कौन सा है? 2 तारीख, 2 तारीख का बेचेंगे। FIFO अगर आपको ये वाला पता चला ना, LIFO में नए वाला है, तो FIFO ना इसमें नया वाला, इसमें कौन सा होगा? इसमें हमें पुराने वाला बेचना है, पुराने वाला, ओल्ड वाला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे एवरेज प्राइसिंग तो जब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं तो आपको समझ आया नहीं कि एवरेज प्राइसिंग कैसे होनी है। अगर मैं आपको स्टोर लेजर दिखाऊं, स्टोर लेजर इंटरनेट दिखाते हैं आपको स्टोर लेजर, भाई देखो ऐसे होते हैं, रजिस्टर होते हैं, इसके अंदर देख रहे हो इंटेक करते हैं, क्या करते हैं, रिसीव कितने हुए, कितने क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, इशू कितने, बैलेंस क्या बचा, ये स्टोर लेजर जो कि बनाए जाते हैं। जैसे पुराने टाइम पर देखो, ये तो क्या चलेगा, आप भी देखोगे कितने आपके यहाँ क्वांटिटी कितने हुए, आउट कितने हुए, इससे बना दिया स्टोरेज है। इसको हम रजिस्टर फॉर्मेट पे जो इतना आसान है कि आप पूरे सर ये चेक तो बहुत आसान है, और पेपर में आता है 10 नंबर। एक सवाल आपके सामने कि आप भी फर्स्ट है, कि बोला गया है कि भैया इसे FIFO मेथड से करो, किस मेथड से करो, पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर FIFO LIFO कौन सा है, दो तरीके से देख लें। तो फॉर्मेट में क्या होगा, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट ना बुक से थोड़ा भी बना देता हूँ, समझाने के लिए कि समझ में जल्दी आए। अब आप सबसे पहले लिख लें डेट कॉल। यहाँ पे वैसे बहुत सारे बुक में लिखा जाता है, पर्टिकुलर बुक नहीं लिखते, मैं लिखता हूँ issue कर रहे हैं, receive कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इसको 3 हिस्से में बांटेंगे, एक रिसीव का कॉलम हो गया, भाई एक इशू कॉलम हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ से पूरे लाइन डालेंगे एक, इक्वेशन करते हैं ना 11वीं में कुछ ऐसा, आप लिखें डेट, यहाँ लिख लेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे receipt, और लिखेंगे issue, मतलब आउट, और यहाँ जो बचेगा हमारा, सबसे टॉप लिखोगे, पहला हम कर रहे हैं कौन सा मेथड, ये फॉर्मूला आप फॉलो करना है। के बाद और भी कॉलम बने, अभी तो के अंदर पहला कॉलम बनेगा क्वांटिटी, अमाउंट और फिर टोटल, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल, और फिर ऐसे यहाँ भी क्वांटिटी, फिर अमाउंट, लास्ट कॉलम लेंगे हम टोटल। क्वेश्चन है, इसको बता रहा हूँ, कर भी दूंगा, इसको लेना तुम टॉप लेवल पे, क्वेश्चन लिखिए आप, कर दीजिए। आगे
फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ एंड इन्वेंटरी। हर बार आपसे पूछा सवाल में बैलेंस बता दो, इतना आंसर क्या होगा, इतना बैलेंस वो बताइए बस। ऑफ गुड्स सोल्ड बाय अप्लाइंग, आपको कितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एक तो ये बताना और एंडिंग कितना है, उसकी कीमत कितनी है। बाय अप्लाइंग फीफो मेथड अंडर द एंड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम रिस्पेक्टिव। तो अभी हम सिर्फ पेरोल सीख रहे हैं, जब पेरोल अच्छे से आ जाए फिर दूसरा सीखेंगे पीरियड। तो ये वाला कौन से करने वाला सिर्फ परपेचुअल है। तो कहता है जनवरी 1 को हमारे पहले से गोदाम में माल पड़ा हुआ 1000 यूनिट 20 रुपए का। जनवरी 1 की बात कर रहे हैं, जनवरी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ये तो रहेगा क्वांटिटी, यहाँ रुपीस और यहाँ इसका टोटल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी क्वांटिटी आएगा, ये रुपीस आएगा और यहाँ भी टोटल आ जाएगा। यहाँ लोग करना है क्वांटिटी रुपीस, यहाँ टोटल रेट कह सकते, रुपीस के जगह रेट भी लिख सकते। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो ये तो बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो ये लिखे 1000 यूनिट है, माल रहा है 20 रुपये और कीमत कितनी होगी उसकी। फरवरी 10 को परचेज करा 50-500 यूनिट, आप लिखोगे 10 फरवरी, रिसीव लिखो, रिसीव कह दो, परचेज कह दो, क्वांटिटी रिसीव की है, कितने कीमत वाले कीमत हो गया, अगर हम देखें तो एक पेज में नहीं आएगा, देखने से लग रहा है हाँ एक पेज डेफिनेटली नहीं आएगा, आपको रजिस्टर को थोड़ा सा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जब भी हो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा हिसाब से करिएगा। 12,500 हमारा जब भी कंप्लीट करना है, एक लाइन डाल देते हैं, एक लाइन डाल देंगे, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं डाल तो चलता है लेकिन लाइन डाल दो ताकि ही हो रहा है। तो देखा जाएगा तो बैलेंस जो आएगा, देखो ये वाला कंटिन्यू वाला मेरे पास किसी का लाइन डाल, क्या लाइन डालना भूल गया है, बात खत्म, अगली लाइन खत्म। अब मेरे पास बैलेंस है, बैलेंस एक ट्रिप ये हमारा वाला बैलेंस बना हुआ है 20 और एक और इसमें है तो 500 बचे हुए हैं 25 वाले, बचा हुआ है हमारा 20,000 का माल और ये बचा हुआ 12,500, दो कैटेगरी में माल हो गए, एक नया एक पुराना, निकालना है आपको, बोलते तेरा फिर खरीद लिया खरीद 400 क्वांटिटी खरीद और रेट खरीद 22 रुपए के, 400 है और 22 के हिसाब है कितने हो गए 800, मेरे पास 3 कैटेगरी का सामान है, एक हो गए पुराने वाले, थोड़े नए और उससे थोड़ा नया, तो ये 22 वाला सामान है, 25 सामान है और ये सामान कितना, तो इसकी 20,500 सर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं और खींचेंगे आगे बढ़ते हैं, इसको नीचे 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 करता जाऊंगा, क्या क्या पर चुके हैं 20 तारीख को सोल्ड है, सोल्ड मैंने 20 तारीख को सोल्ड किया है, 20 किया, इस वाले कलम लिख
हाँ तो क्वांटिटी बड़ा बार करते हैं। और कौन FIFO, FIFO क्या होता है, फॉरेन। अगर आपके पास 3 पेज है तो सबसे पहले पुराना है, यानी पुराना माल बिकना है। मैं इशू कर जाऊँ 1200 क्वांटिटी, तो मैं 1000 बेचूं, इस तीन में से पुराना कौन सा है? ये है 1000 बेचो 20 बार। अब 200 कम करें तो और बेचूं, अब 200 बढ़ाओ कहाँ से लूं? ये तो 500 से दो, यानी ये हमारा और एक बिक 5000 का। तो हमारे पास माल चाहे इसमें सोचें, और इसमें 400 नहीं, इसमें 500 200 निकली गए और 1000 के लगे 300 इसमें बचे हैं, और ये 400 एक्टिव पड़ा हुआ है, ये 25 के हिसाब से 7500 का, और ये तो 23 के हिसाब से जैसे रुपए था 800 क्लाइंट। को फिर से 500 यूनिट बेच दी इसने, रेट नहीं करने का चाहिए, तो 6 तारीख को फिर से 500 यूनिट इसने बेच ऊपर कर देते, ठीक है। तारीख को फिर से 500 यूनिट, 6 तारीख को ये क्या है, 4 अप्रैल, हाँ, फिर चूक गया। बड़े ध्यान से करोगे, बड़े सिंपल तरीके से करोगे, जो पहले मैं सवाल कर रहा हूँ, एक बार पहले आप खुद करोगे इसी सवाल, आप कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन को होगा नहीं, तो इशू हो गया तो कौन तो खाली चलेगा, क्योंकि इशू वाला नहीं है, इशू वाला मेरा यहाँ से हो रहा है, कितने इशू के हम आंसर में हमारे पास 2 तरीके की कैटेगरी के पर सामान है, एक 300 एक 400, पुराना बेचेंगे तो 200 तो भाई 200 निकालो, तो 200 में से निकालो 22 वाला, तो ये कितने हमारे 100, कितने हमारे 80, 800, बैलेंस कितना बचा, तो पुराने वाला तो सारे बिक गया, अब इसमें सिर्फ 200 बचे तो हमारे 2 ही माल, 22 वाला 44, 800 दिया 44 होगा, 44 बताओ। जाइए ठीक है, बात आपको 400 यूनिट परचेज कर दिया, बचा आपको इसने रिसीव कर दिया 400 यूनिट का, इसके बाद 25 हो गए, तो भाई आप बैलेंस जाएंगे तो बैलेंस दो कैटेगरी का मान गए, 200 और 400, दो 22 वाला है और ये 25 वाला है, ये हमारे कितने हो गए 44, और इतने 10 कुछ बच्चों का मन में है ना सर, चाहे तो ऐसा ऐसे ये बेच रहा है, बात बन रहा है, आगे मार रहा है, मैं कहने जब मानने बच्चों कितना बेच रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से प्राइस पे ध्यान देना है, कौन वाला पहले आएगा, लास्ट हमारा कौन सा, कौन सा 30 तारीख को 5 यूनिट बेचने हैं, क्या है हमारा 30 है, और 12 5 था, थोड़ा 12 5 गया, ये खाली कितने 500 है, तो हमारे 2 तरीके हैं, तो पुराने बेचते हैं तो वो ये चला गया 22 और चला गया 25, भाई साहब 24 75 में 300 चाहिए भाई, 100 यूनिट बस, 25, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा आंसर है क्योंकि उससे पूछा गया, एक कितना है, चलो एक और पूछे, कॉस्ट गुड्स जो इशू वाला कॉलम है, को टोटल कर दो, यही कॉस्ट गुड्स होता है, इसको बोलते हैं COGS। क्या करना है ऐसे सिचुएशन जो इशू वाला कॉलम है, इसको लिखना है, इशू वाले कॉलम को
सीधा सीधा करेंगे। तो ये वाला हम ये हमारा लेते हैं 20,000 तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,800 और कितना है? 100 के भाव वाले 100 यूनिट तो कुछ हमने बता दी। एक अगर मैं if ट्राई करूं बस हम यहाँ पे बेचना हो तो पहले 500 वाला फिर मैं करके दिखा दूंगा आपको एक मैं करके दिखा दूंगा यहाँ पे किस स्टूडेंट को डाउट का समझना है लेकिन को अपने देखो धीरे करोगे एक करो तो डेफिनेट आएगा लेकिन सोचना ना ये यार इस टाइम झंझट है कैसे करें तो आपके एग्जाम में चैप्टर है को आ सकता है जैसे चैप्टर की है आपका जो क्वेश्चन को ध्यान में नहीं कर रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ इसको कॉपी करके इसमें चीजों को चेंज करूंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए इजी रहेगा और मैं नहीं बनना और आपके लिए थोड़ा समय कर पाएंगे। सवाल को लेते हैं इस सवाल जब ही है तो पूरे पूरे डेट वाइज सब बस फॉर्मेट करना चाहूँगा और तब मुझे टाइम पड़ेगा कि मेथड चेंज होते ही सर्दी हो गई तो ओपनिंग को करने देता हूँ टॉप लेयर पे ये रहा सवाल ठीक है ना नाम चेंज करेंगे जहाँ फीमेल लिखना लिखूँ मैं सेकंड को मैं किताब ही करनी है किताब कौन सा फॉलो करने से दिया होगा ना बुक में से क्या है पहली जो ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख रखा ऑलरेडी 1,000 अब फरवरी वाला एंटर कर रहा हूँ जो कि 10 फरवरी की 10 फरवरी को 10 दो करेंगे चेक किया तो परचेज लिख सकता हूँ नहीं लिखना किस भाव पे 25 कीमत 500 इसमें क्या आएगा बैंक अब कितने तरीके का माल है 1,000 बार हो गया एक 500 हो गया ये 20 रुपए के हिसाब का 25 के हिसाब का ये 30,000 रुपए का होगा और 11,000 तो अभी तक आप देखिए पहले में डिफरेंस डिफरेंस सच करते हैं फिर आपने क्या करा मार्च को खरीद लिया मार्च को खरीद लिया क्यों नहीं खरीद अब आप 400 पैसे 22 रुपए तो 88 अब पे आते हैं तो कितनी हो गया हो गया हो गया 1,000 हो गया 500 नए और जाए 420 ये 20,000 ये 12,000 और ये 28 यहाँ तक पिछला साल जो हमने किया ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्योंकि जो मेथड इशू के टाइम पे अब यहाँ पे 1200 यूनिट बिका लिखो का मतलब जो न्यू वाला वही पहले अब आते हैं डेट हमारा है 13 के 20 मार्च हमने इशू कर दिया तो भी लिखते हो तो बैंक होगा हम 1200 बिके हैं 1200 में नए 30 स्टॉक है आपके पास में सबसे नया कौन सा है 400 बेचो 1200 बेचना है और 800 कम है फिर 500 बेचो 900 और 300 कम पड़ना है फिर 300 बेचो तो 400 तो 20 वाला बिक गया 500 वाला बिक गया और 320 वाला बिक गया तो 1,000 7,500 और 500 500 500 88 बचा वो कितने बचे मात्र
बचे तो आपको कोई सोचा नहीं है कौन सा मिलेगा, लगा 10,000। दो बचे कितने वाला 20 वाला, यानी 4,000। इसको लेने की जरूरत पड़ेगी, रख देते हैं कैलकुलेटर पे जाते हैं। इसके बाद फिर तो 2 तारीख हो गई, 20 हो गई, 6 हो गई है ना। इसके बाद तारीख परचेज की, तो 12 को परचेज के इस बुक के लिए कितने रुपए गए, 10,000। आपके पास जो बैलेंस बचा कौन कौन सा बचा, हमारे पास कौन सा था, कितने तुम्हारे पास, नहीं वाले हमारे पास 600 और नए वाले कितने रुपए भाग के 4,000 और 10,000। अब लास्ट ट्रेंड आप देखोगे तो लास्ट ट्रेंड है बेचिए 500। जब 500 बेचने जाओगे आप 30 जून को आप इशू करने जा रहे हो, कितने 500, तो ये वाला वाला बैंक का 500 तो वाला पहले तो 400 ये वाला बेचो पहले, और 100 उसमें बेचो, 100 टू कितने 20, तो 10,000 और 2, और हमारे बचे कितने 50, तो क्वांटिटी तो वही बचेगा, क्वांटिटी देखो कितनी है 100 बचे, लेकिन कीमत 20 कितने गए, 2,000 हो गए। पहले साल में 25 वाला बचा था, इस वाले साल में 20 वाला बचा है। कोई क्वेश्चन वालों अगर मुझे समझाना होगा यही मेथड्स है, सिंपल तरीका है, ठीक है। अब इसके अंदर कॉस्ट गुड्स कैसे निकालोगे भाई, बड़ी बात पर बड़ा सिंपल निकालेंगे कॉस्ट गुड्स को, बस तो आपको करना है, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स पे भी फर्क आएगा, चीजें बदल गई हैं तो फर्क आप है हमारा 49,300 और 49,300 लिया आपने, फी भी दे दिया। इसमें किसी को डाउट तो बताओ, किसी को डाउट है इसमें, जल्दी बताइए कमेंट के अंदर, आप कमेंट में फटाफट से आंसर चाहिए। क्यों है भाई, डाउट है तो बताइए, फटाफट बताइए। सर अगर कभी स्टॉक बैलेंस ज्यादा हो गया होगा, मतलब ऐसा होगा कि आप बोलते हैं बस, बस एक आप कुछ बताओ उसको बोलते, जैसे कि आपके पास सामान नहीं है, कहाँ ज्यादा बनने का आ गया, अब शॉर्टेज हो गई सामान को, सामान शॉर्ट हो गया, बेच ही नहीं पाया, वो बोले। तो यहाँ डाउट बताइए, नीति कुमारी का सर इतने अच्छे लाइव, अब आपका लाइव टाइम में बता दूं, बात जो हुए हैं MWF का, तो आज से 9 का या इतना टाइम ले, टॉपिक वाइज है, टॉपिक होगा तो कम टाइम लूंगा, इजी टॉपिक होगा, अगर आप समझ आता है तो आगे बढ़ा जाऊंगा। ना किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं सर किसी को, हिमांशी भी कोई डाउट नहीं है, ठीक कोई डाउट है, आगे आ जाए, ये देखो परफेक्टली तो डिटेल कर दिया हमने, सेकंड क्वेश्चन जो था हमसे कर दिया हमने। अच्छा ये मैं वेटेड एवरेज है क्वेश्चन सा है, और देखो वही क्वेश्चन उस क्वेश्चन को फिर से बोल रहा है करने के लिए वेटेड एवरेज, मैं समझता हूँ अभी आपको वेटेज ना कराया है तो बेटर, क्योंकि दो करना तो 101 में तो अभी पुराना पुराना, एक बार इस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर अगली क्लास के अंदर तो अपकमिंग समय वेटनेसडे है, वेटनेसडे को बहुत अच्छे वेटेड एवरेज पाएंगे, और साथ के साथ पीरियोडिक वाला भी हम क्वेश्चन शायद कर पाए, क्योंकि वेटेड एवरेज के अंदर मैं सेल्स रिटर्न, शॉर्टेज या परचेज रिटर्न ये सारा पूरा मैं कर दूं, तो ये वेट करा दूंगा, कंफर्टेबल हो तो वेट करा दूंगा, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं अगली क्लास में करूंगा, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट। कॉलेज में कितने दिन गए थे में भी चल रहा है, में चल रहा हूँ।
दिया मैंने, बता दिया है जर्मन। सब कॉलेज में बी गोयल है, कॉन्सेप्ट सेम है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन आपको करने हैं, डाउट नंबर इफेक्ट को दिए हुए हैं, आप नंबर पे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, जहाँ पे आपको जो भी डाउट था वो आपको इजीली बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ एफ की बुक, अगर आपने ली है, मेरे को तो पुरानी बुक पड़ी है और है, ये सामने क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, को लीफ से भी करना है, फ्यूज से भी करिएगा, वेटेड एवरेज मत करिए उसको, ठीक है, वेटेड एवरेज मत करिएगा, ओके। और कुछ क्वेश्चंस ये बना के फोर में डाल दूंगा फॉर पर्पस के लिए, इस डाउट आने वाला सवाल नहीं। फाइन तक हमने चैप्टर ऑलरेडी आपको किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है वो नहीं, तो हम इवेंट वाले पूरे अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम टॉपिक उठाएंगे वो डिस्कशन वाला लेंगे, ठीक है ना। इसमें कितने कितने लगेंगे, मैं 3 दिन लगेगा, मैं बहुत ज्यादा लेती हूँ क्योंकि मैं समझ के खाना चाह रहा हूँ। कैसे क्या एक जो अगले अंदर वेट करा दूंगा और बाद के बाद फिर break भी करा दूंगा, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे मुझे आना चाहिए करा दूंगा, ठीक। इससे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ आते हैं। तो अभी प्रैक्टिकल साथ थ्योरी वन और एक बार आएंगे और एक बार धीरे धीरे करके सारा कर लेते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। रजिस्टर